हेलो गाइस, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। मेरा नाम है चिन्मय पांडे। और मैं हूं पलाश जायसवाल और हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए एक सेशन। बट मोर इम्पोर्टेंटली दिस सेशन इज एन ओपन लेटर टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, not from an institute that has produced 500 selections in the past 4 years, but also from two former aspirants जिन्होंने इस एग्जामिनेशन की बहुत गहीनता से पास्ट में तैयारी की है। तो चलिए गाइस, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं आपको एक बार बैकग्राउंड बता देता हूँ इस ओपन लेटर के पीछे का बैकग्राउंड क्या है। तो यहाँ पे जैसा कि हम सबको पता है, एक लंबे अरसे से डिस्कशन चल रहा था कि सिविल जज एंट्री लेवल एग्जामिनेशन में आपके लिए मिनिमम ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस के रूल को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। और इसको 20 मई 2025 के दिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है, जिसके कारणवश अब अगर आपको भी जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अपियर होना है तो कम से कम एज एन एडवोकेट आपके पास 3 साल की प्रैक्टिस होना जरूरी है। अगर इसके एम के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो एम इसका कैटेगरिकली अगर आप जजमेंट पढ़ेंगे, इट इज टू इंप्रूव द क्वालिटी बाय इंश्योरिंग प्रैक्टिकल कोर्ट रूम एक्सपीरियंस। तो इसके पीछे का आइडिया थोड़ा सा पलाश सर आपको बताएंगे। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर अदर वेज ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ जजेस। आप चयन प्रक्रिया को कठिन बना सकते हैं, आप एग्जाम प्रोसेस को ऑल टुगेदर कठिन बना सकते हैं, आप लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ा सकते हैं। बट अब आप स्टूडेंट्स को एग्जाम में बैठने से वंचित नहीं कर सकते। तो नो मैटर हाउ नोबल योर एम वॉज टू बिगिन विथ, इट हैज directly barred a lot of students from being eligible to even appear for the examination. एग्जैक्टली exactly. तो जैसा कि सबसे पहली चीज मैं आपसे कहूं फीमेल एस्पिरेंट्स के बारे में, टाइम एंड अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या फिर कहा जाए ऐसे बहुत सारे हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में जिन्होंने इस चीज को एम्फोसाइज किया है कि आपके कोर्ट रूम्स में फीमेल्स का रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, चाहे वो फीमेल जजेस के तौर पे हो या फिर आपके फीमेल कोर्ट रूम मास्टर्स के तौर पे। तो इसके लेके काफी ज्यादा वुमेन के रिप्रेजेंटेशन को, वुमेन के पार्टिसिपेशन को एम्फोसाइज किया गया है। लेकिन क्या ये जो 3 इयर्स की मिनिमम ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस है इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रही है? क्या ये पर्पस को फुलफिल कर रही है जो इतने समय से टाइम एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट ने आम जनता के सामने रखा है? पलाश सर। आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये पर्पस को प्राइमा फेसी डिफीट कर रहा है। आप ऐसे समझो कि आज की डेट में कोई भी महिला 5 साल लॉ पढ़ने के बाद, चाहे वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो, या 3 साल एलएलबी करने के बाद उसको 3 साल की कोर्ट रूम में प्रैक्टिस करना है। अ लॉट ऑफ orthodox Indian traditional families would not be okay with the idea of women working in the court premises even to begin with। बात 3 साल की कंटिन्यूस प्रैक्टिस तो दूर की बात है। तो क्या आप उन फीमेल अभ्यर्थियों को डायरेक्टली वंचित नहीं कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन में डायरेक्टली अपियर करने से? एग्जैक्टली exactly. क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही निकल के आता है, आप 24 से 25 साल की उम्र में जाके एक लॉ ग्रेजुएट बनते हैं एंड वहां से अगर आप 3 साल की प्रैक्टिस को काउंट करते हैं तो जो एज आ जाती है वो 27 से 28 साल निकल के आ जाती है। एंड दिस बिकम्स अ हाई टाइम फॉर अ फीमेल एस्पिरेंट कि वहां पे फैमिली प्रेशर आने लगता है शादी को लेके, जहां पे उसको अपनी जो इच्छाएं हैं, उसके जो एस्पिरेशन है उसको किल करते हुए फैमिली प्रेशर की तरफ सबमिट करना पड़ता है। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट इशू है वो है कि एडवांटेज टू लीगल फैमिलीज। और यू कैन कॉल इट इन अ वेरी ब्लेटेंट सेंस नेपोटिज्म। तो नेपोटिज्म का क्या फायदा इस परीक्षा में आने वाले समय में मिलने वाला है या दिखने वाला है? लेट्स एनालाइज दिस। देखिए, तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल निकल के ये आता है कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं सर। लाइक आई वाज आल्सो फर्स्ट जनरेशन लॉयर। जब मैं कॉलेज में एंट्री किया तो बिफोर ऑप्टिंग फॉर लॉ एज अ करियर, माय फादर वाज क्वाइट स्केप्टिकल कि यार यहाँ पे तुम्हारे लिए बहुत परेशानी को सामना करना पड़ सकता है। तो अगर कोई सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन लॉयर है या फिर कहा जाए जनरेशन लॉयर है, तो उसके लिए थोड़ी आसानी होगी यहाँ पे प्रैक्टिस में, इनिशियल डेज में स्ट्रगल करते हुए वहां पे वो एक ऊंचाई को पा सकता है। और अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको लगता है जुडिशियल सर्विसेज एज अ करियर ऑप्शन उसके लिए बहुत डिसेंट है, तो उसकी तरफ वो इंक्लाइन हो सकता है। बट व्हाट अबाउट द एस्पिरेंट्स जो एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, जिनके पास कोई फैमिली बैकअप नहीं है, फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, तो इनके लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रगल सामने निकल के आने वाली है। आप दो केसेस को इमेजिन कीजिए। एक केस जो कि जनरेशनल लॉयर की फैमिली से आता है, वो शायद विद इन हिज फर्स्ट वीक ऑफ आई वुड से प्रैक्टिस इन द कोर्ट ही कैन गेट एसोसिएटेड विद एन एडवोकेट। बट समवन हु इज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, उसको कितना समय लगेगा, कितने रिजेक्शंस फेस करने पड़ेंगे बिफोर ही कैन फाइंड एन एडवोकेट हु हैज 10+ years of experience, who is ready to help him or her out in this entire 3 years of practice scenario. नेक्स्ट थिंग इज जुडिशरी एग्जाम इरेगुलरिटी। एक बहुत बड़ा मुद्दा इतने समय से हमें देखने मिला। इनफैक्ट सर, अपन पिछले 3 से 4 साल से देख रहे हैं कि आपके लिए एक एग्जाम की जो नोटिफिकेशन होती है वो एक तो रेगुलरली अनाउंस नहीं होती है,
and once the notification is announced, it takes more than 12 months for the completion of the whole process. झारखंड जुडिशियल सर्विसेज सर कितना बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने रहा कि आपके लिए आज से 1.5 साल पहले एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, लेकिन आज डेट तक मेन एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हो पाया। तो जो अभ्यर्थी झारखंड जुडिशियल सर्विसेज को टारगेट कर रहे थे, उन अभ्यर्थियों को इतना लंबा समय रुकना पड़ा। सेम गोज विथ एमपी जुडिशियल सर्विसेज, जिसका अभी तक इंटरव्यू जो लास्ट प्रोसेस थी वो ही कंडक्ट नहीं हो पाया है। तो इसके कारण बहुत सारी ऐसी इरेगुलरिटीज रहती हैं, यहाँ पे बच्चों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिस होने लगता है और उसके अटेम्प्ट्स खत्म होने लगते हैं। If I was to explain this, I will just explain it to you with a practical example. For example, मैं एक एडवोकेट हूं, बट मेरी 3 साल की प्रैक्टिस कंप्लीट होगी 1 सितंबर को। मैं कर रहा हूं एमपीसीजे की तैयारी। एमपीसीजे हाइपोथेटिकली अगर नोटिफिकेशन आज रिलीज कर देता है और एग्जाम फॉर्म फिल करने की आखिरी तारीख अगर 31 अगस्त आती है, तो उस दिशा में मेरी 3 साल की प्रैक्टिस यहाँ पर किसी काम नहीं आने वाली है, क्योंकि ये एग्जाम साइकिल के लिए तो मैं बैठ ही नहीं सकता। आपको ये समझना पड़ेगा कि क्योंकि यहाँ पर यूपीएससी एसएससी की तरह एक रेगुलर कैलेंडर नहीं है जो कि पब्लिश किया जा रहा है, बहुत हद तक एक अनसर्टिनिटी रहने वाली है एस्पिरेंट्स के मन में कि वो कब अपने एग्जामिनेशन में अपीयर कर पाएंगे। तो हमारा सिर्फ आग्रह ये है कि इसके ऑपरेशनल एस्पेक्ट में क्या आप एक दिशा निर्देशिका जारी करेंगे टू द एग्जामिनेशन कंडक्टिंग अथॉरिटी, वेयर दे आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस an annual statement or an annual circular with regards to the vacancies that are being anticipated. चलिए, नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे एग्जाम्स ड्यूरिंग सब जुडिस पीरियड। तो मेनी एग्जाम्स वर नोटिफाइड व्हाइल द केस वाज अंडर रिव्यू। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि यहाँ एज सच देखा जाए, गुजरात जुडिशियल सर्विसेज भी आपकी अनाउंस हो चुकी थी, असम जुडिशियल सर्विसेज भी, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज, छत्तीसगढ़ भी हो चुकी थी। जब ये सारी स्टेट्स की वैकेंसीज नोटिफाई हुई, तो एक चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए, देयर वर अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स जो अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए थे या फिर राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के लिए फाइनल ईयर में थे और एज एन अपीयरिंग कैंडिडेट एग्जामिनेशन को फॉर्म फिल करने वाले थे, लेकिन उनको लगा कि इस साल हमारी तैयारी पूरी नहीं हो पाई है, हम आने वाली वैकेंसी में अपीयर हो सकते हैं। तो दैट वाज देयर लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन कि हम आने वाली वैकेंसी में अपीयर हो सकते हैं। बट अब क्या हुआ, ये जो नया रूल आया है, ये ऑल्दो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज, छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज का फॉर्म वो फिल नहीं कर पाए किसी कारणवश, या फिर जान करके उन्होंने फिल नहीं किया था बिकॉज दे वर नॉट रेडी। बट क्या आज जब ये रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं हो रही, क्या ये स्टेट्स अपने फॉर्म्स को रीओपन करेंगे? राजस्थान, छत्तीसगढ़ की जो अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के हाथ से जा चुकी है, क्या वो अपॉर्चुनिटी वापस से ग्रैब करने के लिए उनको एक और मौका मिलेगा, जो कि लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन के तौर पे जरूर मिलना चाहिए। And the Honorable Supreme Court is ये दिस इज द लीस्ट दैट यू कैन डू फॉर एस्पिरेंट्स, क्योंकि बहुत सारे जैसा कि चिन्मय ने बताया कि या तो भर नहीं पाए या किसी कारणवश उन्होंने इंटेंशनली नहीं भरा, बट क्योंकि अब वो मूविंग ऑन प्रोग्रेसिवली दे विल बी रेंडर्ड इनएलिजिबल, तो क्या उनके लिए फॉर्म फिलिंग डेट्स को ओपन किया जाना चाहिए? इन आर ओपिनियन, इन आर हम्बल ओपिनियन, डेफिनेटली किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इशू, प्रैक्टिस टिल फाइनल सिलेक्शन नॉट वाइल अप्लाइंग। ये पलाश सर ने बहुत अच्छी चीज को फिगर आउट किया था। पलाश सर प्लीज एक्सप्लेन दिस थिंग टू आवर स्टूडेंट्स, क्योंकि दिस इज समथिंग व्हिच हैज टू बी देयर, एंड अगर मैं एस्पिरेंट के तौर पे देखूं तो बिल्कुल ये यहाँ पे होना चाहिए। तो इसको आप ऐसे समझिए कि 3 साल की प्रैक्टिस को क्यों ना आप द डे ऑफ हिज ज्वाइनिंग तक आप उसको 3 साल काउंट करो। सो अगर आप उसको उल्टा गिनो, तो जिस भी दिन उसका सिलेक्शन हुआ है और उसकी फाइनल सिलेक्शन हुआ है, उस दिन तक उस अभ्यर्थी का 3 साल प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाना चाहिए था। क्योंकि जैसा अभी हमने बताया कि एग्जाम की चयन प्रक्रिया में ही 12 से 14 महीने का समय लगता है, तो वो समय शायद स्टूडेंट का बच जाएगा, वो समय शायद एस्पिरेंट का बच जाएगा। और अगर आप सोचो तो कैलकुलेटिवली इट इज द मोस्ट रीजनेबल वे आउट फॉर एन एस्पिरेंट, एंड लाइक अ मिडिल वे, मिडिल ग्राउंड, या फिर एक रीजनेबल जहां पे दोनों पार्टीज का हित आप आई वुड से इन एमिकेबल वे सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हो। तो क्यों ना वो 3 साल की प्रैक्टिस अगर हम मान रहे हैं, तो आप वहां पे हमें रिलैक्सेशन दे दो कि यार जिस दिन आपका सिलेक्शन हो रहा है, फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनी है, उस दिन आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम देखें, द यूपीएससी वर्सेस जुडिशरी कॉन्ट्रास्ट। ये पॉइंट थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बट बोलना चाहिए, बोलने का बनता है, बिकॉज ये चीज हमारे ख्याल जहन में भी आई, आई थिंक बहुत सारे लोगों के भी जहन में आई होगी।
तो यूपीएससी में आईएएस जब आप बनते हो, आप भी एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट बनते हो, किसी जिला, किसी संभाग, किसी सब सब डिस्ट्रिक्ट में जाके आप आपकी पोस्टिंग होती है, पहली पोस्टिंग होती है, वेयर यू आर एक्सपेक्टेड कि आपकी लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में जो ट्रेनिंग हुई है उसके उपरांत आप आकर वहां पर प्रॉपरली एडजुडिकेट कर पाओगे, चाहे वो रेवेन्यू लॉज हो, चाहे वो लोकल लॉज हो, चाहे वहां के लोकल कस्टम्स हो। वर्सेस एक जुडिशरी एस्पिरेंट को आज की डेट में 5 साल लॉ पढ़ने के बाद 3 साल का तप करने की भी आवश्यकता है, उसके बाद आप उसको सक्षम समझ रहे हो कि वो उस डायस पे बैठ पाए। तो क्या ये फेयर है फॉर अ जुडिशरी एस्पिरेंट, फॉर अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वर्सेस एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट? एग्जैक्टली exactly, क्योंकि लबासना में जितना हमने सुना है वहां पे भी ट्रेनिंग काफी अच्छी होती है। एंड अगर हम जुडिशियल अकेडमीज की बात करें तो क्या आपके नजरिए में यहाँ पे 5 साल या 3 साल लॉ करने के पश्चात भी जब बच्चा जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करता है एंड वंस ही गेट्स इनटू द जुडिशियल अकेडमी, क्या वहां पे उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है? आपका कहना है कि जिससे कि एक सिटिंग जज को सप्लीमेंट मिल सके उसके सर्विसेज को रेंडर करने में। तो ये सवालिया निशान ये कैंडिडेट की तैयारी पर, कैंडिडेट के एकेडमिक नॉलेज पे नहीं है, रादर ये जो ट्रेनिंग वहां पे रेंडर करनी चाहिए उस ट्रेनिंग के प्रोसीजर के ऊपर निकल के आता है। चलिए, नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज द एग्जैक्ट पर्पस ऑफ आर्स कि हम यहाँ पे आपके समक्ष आए। नाउ we'll let you know what do we propose right now to Honorable Supreme Court. And this is keeping in mind, keeping honoring the pressy of the Honorable Supreme Court. Uh, ये सिर्फ हमारे एंड से सजेशंस हैं कि आप इसके ऑपरेशनल एस्पेक्ट में क्या इन पॉइंटर्स को ऐड कर सकते हो, क्या आप इन रिलैक्सेशंस को ऐड कर सकते हो, जिससे जितने लाखों एस्पिरेंट्स जो अभी अफेक्ट हुए उनको थोड़ा सा एक इंटरिम रिलीफ, डू दे नॉट डिजर्व इट? एग्जैक्टली exactly. तो सबसे पहली चीज ये निकल के आती है कि काउंट 3 years ऑफ प्रैक्टिस टिल फाइनल सिलेक्शन। पलाश सर ने जैसा कि आपको समझाया कि हो सकता है आपकी एग्जामिनेशन की प्रोसेस में 1 साल से लेकर 1.5 साल तक का समय बीत जाता है। तो वहां पर अभ्यर्थी क्या खाली बैठा रहेगा? नहीं, उस दौरान भी वो कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा टू सपोर्ट हिज फैमिली। तो उधर जब वो प्रैक्टिस कर रहा है तो आपको उस प्रैक्टिस को भी काउंट करना चाहिए टिल द डेट ऑफ हिज सिलेक्शन एंड नॉट टिल द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन। सेकेंड चीज है कि अप्लाई ऑल रूल्स टू द एग्जाम्स नोटिफाइड बिफोर द वर्डिक्ट। तो यहाँ पे आपके लिए जो पुराने रूल्स हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंगली ही आपको एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराना जरूरी है, क्योंकि अगर आप पुराने रूल्स के हिसाब से एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराते हैं तो एस्पिरेंट्स को सही में काफी ज्यादा सहायता होगी। और इसमें फॉर्म फिल करने की कृपया 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 करके अनुमति दीजिए बाकी एस्पिरेंट्स को, जो किसी कारणवश ये फॉर्म जो नोटिफाइड थे जजमेंट के दौरान वो फिल नहीं कर पाए थे। सेकेंड चीज ये है कि जैसा पलाश सर ने एक और चीज आपको बोली कि कोई एनुअल कैलेंडर नहीं होता कि कब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कब मेन एग्जामिनेशन। ऑल दो सर मलिक मजहर के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को टाइम एंड अगेन बोला है, प्रेस किया है कि आपको ईयरली कैलेंडर पब्लिश करना चाहिए, लेकिन हमारे पास कोई ईयरली कैलेंडर नहीं होता। जैसे यूपीएससी अपना खुद का एक ईयरली कैलेंडर निकालती है कि एस्पिरेंट्स को पता है किस महीने में वैकेंसी नोटिफाई होगी, किस डेट को आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट हो सकता है, मेंस कब होंगे एंड इंटरव्यू की प्रोसेस कब तक होगी। ऐसा कोई कैलेंडर इंडिया में जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के रिस्पेक्ट में नहीं है एंड दिस इज द नीड ऑफ द आर। तो हमारी विनती माननीय सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ यही है कि क्यों ना आप एक दिशा निर्देश जारी करें टू द एग्जामिनेशन कंडक्टिंग अथॉरिटी, सो दैट दे आल्सो स्टार्ट पब्लिशिंग देयर एनुअल कैलेंडर्स एट अ स्पेसिफाइड टाइम, सो दैट स्टूडेंट्स, अभ्यर्थी अपनी परीक्षा की तैयारी या फिर जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी लाइकवाइज कर पाए। एंड वन मोर रिक्वेस्ट इन दिस सिनारियो इज दैट जो हमारे महिला अभ्यर्थी हैं दैट इज फीमेल कैंडिडेट्स, उनके लिए यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को जरूर दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि ये उनका हक खत्म कर रहा है जजमेंट। दे एस्पायर टू बिकम अ जुडिशियल ऑफिसर इन इंडिया और वहां पे आपने उनकी अभिलाषाओं के ऊपर एक रोड़ा रख दिया है, जिसके कारणवश वो आगे वो जो पेट्रियार्कल सोसाइटी का माइंडसेट होता है ना कि अब लड़की लॉ की तरफ नहीं जा सकती है, अब उसको कोई और ऑप्शंस फिगर आउट करना पड़ेंगे, जुडिशरी तो उसके लिए खत्म हो चुका है एक हिसाब से। चल, एक्सप्लोर मेरिट एंड ट्रेनिंग पाथ लाइक लबासना फॉर जुडिशरी। तो ट्रेनिंग मॉड्यूल, सर ने भी बोला कि ट्रेनिंग मॉड्यूल टफ होना चाहिए। जब ये सेशन की स्टार्टिंग हो रही थी तब भी सर ने इस चीज को प्रेस किया कि यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन के लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ा देना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए, एक सेम स्टेप पे खड़े होके वो लड़ाई लड़ने का मौका मिलना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए सेम एज लबासना, क्योंकि अगर लबासना की ट्रेनिंग के आधार पे आप
एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन ये सौंप सकते हैं, तो क्यों नहीं आप वहां पर जुडिशियल अकेडमी की ट्रेनिंग के आधार पे एक डाइस सौंप सकते हैं एक फ्रेश लॉ ग्रेजुएट को। तो ट्रेनिंग मॉड्यूल भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और अगर ट्रेनिंग एकेडमी का मानना है, जुडिशियल एकेडमी का मानना है कि अभ्यर्थी अभी रेडी नहीं है, तो आप उनको रीट्रेन कीजिए, दोबारा ट्रेन कीजिए, उसमें कोई हार्म नहीं है। बट एटलीस्ट ट्रेनिंग के लिए भी कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाई जाए, नॉट जस्ट ओनली फॉर एस्पिरेंट्स। चलिए, तो यहाँ पे दूसरी चीज जो इम्प्रूव द स्क्रीनिंग एंड एग्जाम प्रोसेस, तो यहाँ स्क्रीनिंग एंड एग्जाम प्रोसेस के बारे में अगर बात की जाए, यूपीपीसीएसजे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहां पर एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाता है, वापस से कॉपीज खुलती हैं, कॉपीज खुलने के बाद वहां पे बहुत सारी अनियमितता पाई जाती हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में ऑल दो ऑनरेबल जस्टिस गोविंद माथुर कमेटी रिपोर्ट वहां पे सबमिट होनी है 31 मई को, बट ये प्रोसेस सिर्फ यूपी में नहीं होती, इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया जितने भी जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं वहां पे ये चीज देखने के लिए मिल चुकी है पहले भी। तो आपको अपने सिलेक्शन प्रोसेस को इम्प्रूव करना ज्यादा जरूरी है, रादर देन एस्पिरेंट्स की अभिलाषाओं के ऊपर वहां पे आप हथौड़ा मार के दबा दें। चलिए गाइस, तो मूविंग फर्दर, द फाइनल वर्ड्स फ्रॉम आवर साइड। So this is just a plea for inclusion. It's not a protest. We respect whatever the Honorable Supreme Court has decided in the judgment. We agree that the level of the quality of judges needs to be improved, but that can be done in a multiple other ways rather than screening the, I would say, aspirant out from appearing or sitting for the examination altogether. एग्जैक्टली exactly. आपने बच्चे का पहले ही हक खत्म कर दिया है। तो यहाँ पे दूसरी चीज मैं आपसे ये कहूंगा कि सिलेक्शन हैज टू ऑलवेज बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स, दैट इज ट्रू, बट वी आर लाइक हम वहां पे वो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स की एक्सेस को ही खत्म कर दे रहे हैं, रादर वी आर मेकिंग इट मोर एक्सेसिबल टू द कैंडिडेट्स जिनके पास एक तरह से ज्यादा एक्सेस है बाय वे ऑफ जनरेशनल लॉयर्स। तो चलिए गाइस, ये हमारा एक ओपन लेटर था फ्रॉम द जुडिशरी गोल्ड फैमिली, एंड नॉट एज एन इंस्टीट्यूट बट एज ए प्रीवियस एस्पिरेंट ऑल्सो। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ जो कि इफेक्ट हुए हैं। कमेंट्स में बताइए इफ यू अग्री विद आवर सजेशंस और नॉट। इफ यू हैव एनी अदर सजेशंस प्लीज उनको कमेंट में डेफिनेटली मेंशन कीजिए। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू।